हेलो बच्चों, मैं आपका ट्यूटर अंकितोष कुमार अपने चैनल एमर्स पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कह रखा हूं कि आज मैं साइंस के नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 साइंस की केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूरी एनसीईआरटी पे है। तो अभी बहुत बच्चों को यह लग रहा होगा कि आज अचानक चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों की मैसेज आई, कमेंट्स आई कि आज चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ही स्टार्ट किया जाए चैप्टर, क्योंकि उनके स्कूल्स में आज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हाँ, एटम्स। तो सबसे पहले मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि एटम्स क्या होता है या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो बहुत बच्चे बता भी दें कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक्स वे में अगर आंसर पूछूं तो वो क्या होगा, तो उसका सिंपल से यही होना चाहिए कि लेट सपोज ये एक मार्कर है, ओके, ये एक नोटबुक है। तो मैं अगर पूछूं कि ये क्या है, तो सिंपली आप बोलोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं ये बोलूं कि क्या इसमें एटम्स हो सकते हैं, या नोटबुक जो मैंने दिखाया उसमें एटम्स हो सकते हैं, या मेरे अंदर एटम्स हो सकते हैं, या आपके अंदर भी एटम्स हो सकते हैं, तो एकदम बोलोगे यस, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं इस मार्कर को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, छोटे छोटे पीसेस में काट दूं, तो वह पीस, वो अंतिम पीस, वो लास्ट पीस जो और टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता है, उसी को हम लोग एटम कह सकते हैं। ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये एक रफ एग्जांपल है। एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बस एक रफ एग्जांपल देना चाह रहा था। तो वो एटम्स हो गया। अब मैं पूछूँ आपसे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कि तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो फिर भी इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं सर, फिर एटम्स क्या बोल रहे हो। तो अभी तो मैंने एटम्स को पढ़ाया कि एटम्स, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं, मतलब वह छोटी इकाई, वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते किसी भी पार्ट एलिमेंट का, उसे हम लोग एटम कहते हैं। और मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स और 2 और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। चलिए इसको अच्छे से हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। आइए, तो जैसे कि आप यहाँ पे, मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एटम का। तो जैसे कि आप और मैं एक साथ साथ इसको बताने से पहले ये भी बता देता हूँ कि अभी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये 3 क्लास में आप लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जिसमें आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होती है, हीलियम की क्या होती है, लिथियम की क्या होती है। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं भी होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं आपको एक बेसिक सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का 1 to 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे याद है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, जिसकी सिंबल होती है H। इस चैप्टर में आपको और जानने को मिलेगा कि किस एलिमेंट को किस सिंबल से हम लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक आप रफ आइडिया अभी साइड में ले लो कि आपको इसमें भी दिक्कत ना हो। हीलियम, He, कार्बन, फिर हो गया आपका सोडियम। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हो गया जिनके ये सिंबल्स होगा। तो अगर मैं बोलूं कि यह हाइड्रोजन क्या है, एटम हो सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बोलूँगा कि ये क्या है, फिर तो ये भी एटम्स है, ये क्या है, फिर ये भी एटम्स है। तो उसी तरीके का अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो एटम है। जैसे कि अगर इसमें 2 हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है,
और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये दो डिफरेंट आपको एलिमेंट मिल गए। तो ये दो डिफरेंट मिलके आपको एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके आपको वाटर बनाते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल का ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया H2O। उसी तरीके के अगर मैं पूछूं आपसे कि ये O क्या है, ये आपका O, तो आप बोलोगे ये O भैया आपका एटम है। फिर मैं पूछूंगा ये H2 क्या है, तो आप बोलोगे कि यह एटम है। तो यह वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया आपका, एक सब्सटेंस हो गया, एक समथिंग लाइक। तो इस H2O को अगर मैं टीनी टीनी पार्टिकल्स में तोड़ दूं तो वो H2 प्लस O में डिवाइड होगा, और यह H2 आपका एटम्स हो गया और ये O आपका एटम्स हो गया। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एक और आपको समझने के लिए एक दूसरे एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे NaCl, आपको पता होना चाहिए कि NaCl जो हम लोग नमक खाते हैं घर में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आप अब बहुत लोग बोलेंगे कि NaCl क्या होता है, ये Na क्या है, ये Cl क्या है। तो फिर इसमें सिंपली मैं बोल दूं कि ये Na आपका क्या हो गया, आपका एटम हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एटम हो गया। और यह दो एटम का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। गॉट इट? ये आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल बेसिक खत्म हो गया आपका। यहाँ पे ये हो गया आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स का बेसिक्स। और ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब आपका एटम्स हो गए। तो आपको मिनिमम आपको 1 to 30 याद होने चाहिए एटॉमिक, विथ एटॉमिक नंबर। और साथ साथ आपने वैलेंसी निकालना भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में या 6 में पढ़ा होगा। तो इसमें आपको फिर वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये टोटल 10 मैंने आपको अभी बोल दिया। तो उसी तरीके से आपको ज़ुबान पे 1 to 30 एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर मैं कभी भी आपको बोलूँ तो आप अपने साथ एक रफ कॉपी लेकर बैठो, आप फटाफट वो आप लिख डालो। तो ये होने चाहिए। इससे क्या होगा ना कि केमिस्ट्री आपको और इजी लगने लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, तो बेसिकली 4 तरीके के हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जो कि आपको हायर क्लास में आपको आगे काम देगा। तो और अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ जो भी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें बेसिकली नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी में। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा आता है आपका हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ थर्ड में आता है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और चौथा आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आपका ये CO भी आपका एक मॉलिक्यूल है, जिसमें C आपका एक एटम हो गया और O आपका एक एटम हो गया। तो ये बस आप जान लीजिए, आपके जानकारी में होने चाहिए कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं, डायटोमिक, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको एक जानकारी में होनी चाहिए कि ये चीज भी होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है मैटर। तो मैटर क्या होता है? ये आता है मैटर। तो बहुत बच्चे बोलते होंगे कि भाई मुझे पता है मैटर क्या होता है, लेकिन उन्हें समझाने का तरीका नहीं पता होता है कि आखिर जिस तरीके से वो समझाते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता चल पाता है कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो उसका एक रफ एग्जांपल दूं तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा समझाइए उसे। तो चलिए ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। वो चीज़ जिसका एक अपना मास होता है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो जैसे उसे हम मैटर कहते हैं। अब ये एक हो गया आपका व्हाइट बोर्ड मार्कर। ये मैटर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक मैटर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एक मास है। मास मीन्स वजन, इसका एक वेट हुआ, और इसे कहीं भी अगर
जगह पे रखेंगे तो ये इस पोजीशन में इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। ओके, तो ये एक मैटर हो गया। मुझे देख लो आप, मैं भी एक मैटर हूँ, मेरा एक खुद का मास हुआ, मैं भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ। या एक आपका व्हाइट बोर्ड, ये भी एक आपका मैटर हो गया। तो ये बेसिकली मैटर का डेफिनेशन यही है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ये हो गया आपका, उसे हम मैटर कहते हैं। अब आ जाते हैं एटम्स के टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने पहले बता रखा कि एटम्स क्या होता है, अब कुछ आ जाता है हिस्टोरिकल पार्ट कि आखिर एटम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई। ओके, तो जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो कि एरिस्टोटल हैं, उन्होंने अपने बुक में बहुत सारी बातें बता रखी थी। और उनके बुक लिखने के बाद जो इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कर्नाड, उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम कुछ होता है। मतलब क्या कि हम लोग किसी मैटर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो लास्ट पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट जिसे हम लोग एटम कह सकते हैं, उसे वो अनडिविजिबल रहेगा। तो महर्षि कर्नाड बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसके बाद जॉन डाल्टन जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दिया एटम पे। ओके, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले आप बस यही जानिए कि मैटर वो चीज़ होता है, ठीक है, जिसके पास एक अपना मास होता है और वो एक जगह को ऑक्यूपाई करता है बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं एंटोनी एल लेवोजियर। ये कौन थे? तो ये भी एक साइंटिस्ट थे जो कि इन्होंने एक केमिकल मतलब केमिस्ट्री में एक फाउंडेशन रखा था। फाउंडेशन मीन्स कहने का क्या मतलब कि इन्होंने 2 केमिकल कॉम्बिनेशन रूल रखे थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? पहले मैं इस बोर्ड को रफ कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो एंटोनी एल लेवोजियर जो थे, वो 2 लॉ कौन कौन से दिए थे। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लेवोजियर, इन्होंने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी, तो बेसिकली जब केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो 2 एलिमेंट के साथ होती है या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ होती है। तो जितने भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी का मास ना ही तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो बनाया जा सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास जो भी मास रहेगा, वही मास वो एट द एंड वो रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट है और अगर ये रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद एक ये कंपाउंड बन गया। ओके, 2 एलिमेंट है, ये कंपाउंड बन गया, तो इसका जो एटॉमिक मास रहेगा, क्या वो चेंज होगा या फिर क्या इसे हम बना सकते हैं या क्या इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही कहता है कि ना ही बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। तो Na का यानी सोडियम, जिससे हम लोग सोडियम कहते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 22.98।
यू। यू यहाँ पे आप लोगों का यूनिट को दर्शाने का एक सिंबल है, एटॉमिक मास का ये यूनिट है, जिससे पता चलता है कि ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो जहाँ भी यू देखे आप समझ जाना कि भाई ये एटॉमिक मास यूनिट कह रहा है किसी एलिमेंट का, Cl का, जिसे हम लोग क्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं, उस क्लोरीन का एटॉमिक मास आपका हो जाता है 35.453, 35.453 यू। ये भी सेम चीज हो गया आपका, जो मैंने आपको बोला ये एक यूनिट है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यह जो सोडियम का जो एटॉमिक मास यूनिट है और यह क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यूनिट है, क्या यह चेंज हो सकता है? तो बहुत बच्चे अभी भी बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो कर सकते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं। अगर इसका मैं रिएक्शन करवाऊं Na+Cl, क्या बनेगा? NaCl बनेगा, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ओके। और अगर यहाँ पे मैं इसका एटॉमिक मास देखूं तो ये है 22.98। इसका मैं देखूं तो क्लोरीन का हो गया आपका ये 453। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो तो इसका आपका बन जाता है 58.44 ग्राम पर मोल। अब आप बोलोगे कि चलो भाई यहाँ तक तो ओके है, अब ये क्या चीज़ है, ये ग्राम पर मोल क्या है? तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन के बाद तो बेसिकली हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन में या तो 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं या तो 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का रिएक्शन मैंने दिखाया। तो जब 2 एलिमेंट का रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ तो एटॉमिक मास उनका फिर ग्राम पर मोल में आएगा। ये जो है ग्राम पर मोल कैसे आए, ये भी आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, 10th और 11th में आपको ये पढ़ना है। इसका एक पूरा एक चैप्टर ही है, ओके, और पूरा एक टॉपिक ही आपको ब्रीफली पढ़ने को मिलेगा। तो आप बस जान लो कि यह जो है आप इसे अगर ऐड भी करते हो तो आप देखो कितना आएगा, 5 + 2 7 और 3 + 2 5, तो लगभग इतना आ रहा है। और अगर ये जो पॉइंट डेसिमल में है, ये जो डेसिमल वाली वैल्यू जो यहाँ पे है, अगर इससे भी ऐड करोगे तो ये आपका 58.44 आ ही जाएगा। तो आप बस जान जाओ कि ना तो मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। उसके बाद हम लोग आएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। तो मैं यही अभी तक उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि in any particular chemical compound, all samples of that compound will be made up of the same elements in the same proportion or ratio। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, केमिकल कंपाउंड का जो रेशियो रहेगा, जो प्रोपोर्शन रहेगा, प्रोपोर्शन को ही हम लोग रेशियो भी कहते हैं, ओके। तो जो रेशियो रहेगा वो बराबर रहेगा। बराबर बोलने का मतलब, इक्वल बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, H2O आपका क्या हो गया? तो H2O आपका एक कंपाउंड हो गया, ओके, गॉट इट। तो H2O आप अगर लेट सपोज अगर आप इंडिया का अगर H2O उठाओगे सॉरी H2O मीन्स वाटर, अगर आप इंडिया का वाटर उठाओगे, ठीक है, और अमेरिका का वाटर उठाओगे, तो क्या दोनों में डिफरेंस हो जाएगा? दोनों का जो आपका प्रोपोर्शन रहेगा वो अलग रहेगा, एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन रहेगा अलग रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि H2O ही वाटर है, तो चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, या फिर नेपाल का हो, कहीं का भी हो। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे H2O मीन्स वाटर, ओके। तो इस H2O में जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो कितना है? इसमें हाइड्रोजन का आपका कितना है? तो वो 2 है। ऑक्सीजन का कितना है आपका? 1 है। तो ये आपका जो है वो रेशियो हो गया आपका वाटर का 2:1। तो आप ये वाटर आप कहीं से भी ले लो, या फिर इंडिया का, अमेरिका का, नेपाल, कहीं का भी, किसी स्टेट का, किसी एरिया का, किसी सिटी का, किसी कंट्री का, सब जगह का वाटर सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही यही कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड को उठा लो, उसका जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल रहेगा सभी जगह पे।
ये हो गया आपका H2O का, ठीक है। मैं अगर लेट सपोज अगर नमक अभी लेता हूँ तो NaCl। आपको अब आप बताओ कि इसमें क्या क्या है। तो Na का आपका 1 हो गया, क्लोरीन का आपका 1 हो गया, तो ये आपका 1:1 के टर्म में आपको हर जगह ये NaCl मिलेगा। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका NaCl यहाँ का अलग है, वहाँ का कुछ और है। ऐसे तो कहीं नहीं होता है ना कि भाई यहाँ का बिहार का नमक खाए तो कुछ अलग टेस्ट है और महाराष्ट्र का नमक खाए तो कुछ अलग टेस्ट है, ऐसा तो नहीं होता है। इसी कारण से ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एक और बात, ये इतना आई होप कि इतना सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात क्या है कि इस लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। एक और नाम से मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसके बारे में बता देते हैं। और ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब क्या, डिफाइंड अमाउंट में, एक डिफिनिट अमाउंट में आपका वो जो एलिमेंट जितने भी हैं वो उनका रेशियो फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला H2O का, ये हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ये फिक्स है आपका हर जगह का, तो इसका एक अलग नाम भी है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दोनों सेम हुआ, इक्वल हुआ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने अपने अभी तक मैं बता चुका कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो अभी हम लोग जॉन डाल्टन जो कि साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन जो कि साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम्स के बारे में बताया था। चूँकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जो महर्षि कर्णद थे उन्होंने बताया था एटम के बारे में, लेकिन जॉन डाल्टन ने एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हाट इज एटम, और उस एटम पे एक ब्रीफली एक थ्योरी भी दिया था, तो जिसे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने टोटल 6 डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसमें पहला आता है क्या, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो भी मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो सभी मैटर एक टीनी पार्टिकल से मिल करके बना होता है और सभी एटम्स एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे एग्जांपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है तो मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो सेकंड पोस्टुलेट थे, जॉन डाल्टन के सेकंड पोस्टुलेट जो थे, वो यह बोलता है क्या कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। हम लोग खुली आंखों से एटम्स को नहीं देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि इसके छोटे छोटे पीसेस को मैं बांट दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये हाँ देख सकता हूँ मैं इसके एटम्स को, लेकिन ये सच नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ट्रू। ये मैं एक रफ आइडिया, रफ एग्जांपल दिया। लेकिन अगर आप एलिमेंट के मैटर में पूछोगे कि एलिमेंट हाइड्रोजन, ओके, यह हुआ आपका एक एटम, ठीक है, यह हुआ आपका एक एटम, इसे आप खुली आंखों से देख सकते हो? तो आंसर इज नो, नहीं देख सकते हो आप। तो वही उनका सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है। थर्ड बोलता है क्या, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सही बात है कि जो भी एटम्स है जैसे हाइड्रोजन, इनका एक फिक्स्ड मास होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो सभी एटम, जितने भी दुनिया में एटम प्रेजेंट है, उनका एक फिक्स्ड मास हो गया, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, फिक्स्ड वैलेंसी होता है। वही हिसाब से, उसी हिसाब से बोल रहे हैं क्या कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी सच है। अगर ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका सोडियम हो गया, ये हो गया आपका पोटेशियम हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका नियॉन हो गया, ओके, ठीक है, ये आपका हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये इतने सारे मैंने आपको एलिमेंट्स लिख दिए, एटम्स लिख दिए। तो क्या आप ये बताओ कि हाइड्रोजन का जो मास है और क्लोरीन का जो मास है, क्या वो इक्वल है? नहीं है इक्वल, क्योंकि दो अलग अलग एटम है। तो वही उनका फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि जितने भी दुनिया में जितने भी एटम्स या एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उन सभी एक दूसरे से अलग हैं। उनका डिफरेंट मास है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। गॉट इट?
जैसे कि एक और एग्जांपल ले लूँ कि जिस तरीके से सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब NaCl बनाता है, ठीक है। तो क्या अगर मैं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को अगर बनाऊं तो ये सभी को पता है कि वो HCl बनाएगा, लेकिन मैं यह बोलूँ कि जो काम NaCl कर रहा है क्या वो काम HCl करेगा? तो आंसर इज बिग नो, नहीं करेगा, क्योंकि यह एक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड नमक, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ मिनटों पहले बता रखा है। हाँ, तो पांचवा पोस्टुलेट जॉन डाल्टन का क्या कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है, वो छोटे स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में करते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या हो गया, मैं उसका भी एक एग्जांपल लेकर के आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। जैसे कि आप यहीं पे H2O एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चलो HCl, ओके, ये बनता है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला करके। तो ये दो एलिमेंट या ये दो एटम जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक कंपाउंड क्रिएट करता है। ओके, मैं बहुत देर से कंपाउंड को बोल रहा, तो बहुत जो बच्चे 6, 7, 8 में ध्यान नहीं दिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, तो वह जान लें कि ये कुछ नहीं, बस कंपाउंड उसको कहते हैं जब कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं केमिकल रिएक्शन में, और वो जब एक न्यू एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये दो जब मिल करके रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद एक नया एलिमेंट फॉर्म हुआ जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। इसे हम एक रॉ लैंग्वेज में हम एक बोल सकते हैं समझने के लिए, ये हो गया आपका एक रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल, और ये दोनों जब कंबाइन करता है, जब रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड, जो कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू HCl। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है ये बताओ आप लोग, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, तो ये होल नंबर होता है कि नहीं होता है? होल नंबर किसे कहते हैं, एक थोड़ा सा जान जाओ, होल नंबर जो कि 0 टू इन्फाइनाइट पहुंचता है उससे हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 1, क्लोरीन की कितना है, 1, तो ये दोनों जब कंबाइन हो रहा है तो 1 HCl बना रहा है, गॉट इट। तो बस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पांचवा पोस्टुलेट यही कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इसके छठा पोस्टुलेट में क्या बोलता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब कि जितने भी रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो भी न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी में जो भी रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अपने घर में अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो 1 HCl की जगह पे 2 HCl बन गया, और स्कूल लैब में करवा रहे हो तो 3 HCl बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एकदम फिक्स्ड होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यही कहता है। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक, दूसरे टॉपिक पे। अब क्या होता है कि बहुत लोग बोलते थे पहले क्या कि हम लोग कितना एलिमेंट को याद करें, कितने एलिमेंट को नहीं याद करें, ये बहुत मतलब टाइप ऑफ हैक्टिक जॉब हो जाता था ये, कि भाई पहले 107 या 108 एलिमेंट हुआ करते थे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद 117, 118, 119, ऐसे अभी नए नए और एलिमेंट ढूंढे जा रहे हैं, इन्वेंट किए जा रहे हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक सिंबलाइज्ड वे में एक एलिमेंट को याद करने का तरीका निकाला, सिंबलाइज्ड वे में, ओके, मतलब सिंबलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो डाल्टन ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जो कि सिंबल्स को, मतलब कि एलिमेंट को सिंबल्स के फॉर्म में वो क्रिएट किए, इन्वेंट किया, उससे फिर याद करना स्टार्ट कर दिए ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे आप देख लो, हाइड्रोजन को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, कार्बन को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और
फास्फोरस को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीका ये भी हुआ याद करने का कि हाइड्रोजन को एक सर्कल ले लो, सर्कल के बीच में एक डॉट डाल दो। कार्बन को सर्कल, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि सर्कल को ब्लैक मीन्स उसको फिल कर दो किसी चीज़ से, कलर से। ऑक्सीजन मीन्स इसको खाली कर दो, मीन्स एक एम्प्टी सर्कल। और फास्फोरस का ये हो गया। तो एक तरीके का ये भी था, और जॉन डेल्टन ही ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि इन्वेंट किए थे। उसके बाद दूसरा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ जो कि इसके बाद आगे दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया या फिर उसे याद किया। क्योंकि अब उस समय क्या लगा कि ये नहीं बल्कि इसी तरीके को याद करना एक हेक्टिक जॉब हो जाता था कि भाई हम इस तरीके से नहीं याद कर सकते बल्कि इस तरीके से याद कर सकते। ये एक अच्छा तरीका हुआ। हाँ दोस्तों, और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके से मुझे बहुत बच्चों की कमेंट्स आई, मैसेज आई कि साइंस रिगार्डिंग क्लास 9 से स्टार्ट किया जाए, तो साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन बच्चों को यह लगता है कि उनकी मैथ वीक है या फिर उनको मैथ पढ़ना चाहिए, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है, राहुल टीचिंग सेंटर यानी RTC करके। तो आप वहाँ जा करके आप वहाँ पे मैथ पढ़ सकते हैं। तो और वहाँ अगर आपको RTC चैनल ना मिले तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, ठीक है। और या तो आप राहुल टीचिंग सेंटर सर्च करके आप उस चैनल पर जा करके आप अपने मैथ की स्टडी को पूरी कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी वहाँ पे क्लास 9th और 10th के को लेकर कहीं वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी मैथ आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और अगर अभी तक में कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।